हेलो एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल किरण द रेज ऑफ सन। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। कल हमने पढ़ा था, सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था संविधान का निर्माण, इंडियन पॉलिटी का सेकंड चैप्टर संविधान का निर्माण, जिसमें कि हमने कहां तक पढ़ लिया था? समितियां, संविधान सभा की समितियां, बड़ी समितियों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। 8 समितियों के बारे में। बड़ी समितियां कितनी है? 8 हैं। उनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे छोटी समितियों के बारे में। ठीक है, छोटी समितियां। पहली समिति वित्तीय एवं कर्मचारी समिति। हम क्या पढ़ रहे थे? समितियां पढ़ रहे थे, समितियों के अध्यक्ष पढ़ रहे थे, है ना। छोटी समितियों में वित्तीय एवं कर्मचारी समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। यही क्वेश्चन आ सकता है कि ऑप्शंस दे दिए जाएं आपको कि वित्तीय एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन कौन से थे। आपको ऑप्शन दे दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, बी पट्टाभी सीतारामैया और दूसरा दे डॉक्टर के.एम. मुंशी। ये दे दिए, 4 ऑप्शंस दे दिए हैं। तो अगर आपको पता होगा कि एग्जैक्टली कौन था आंसर, तो वित्तीय एवं कर्मचारी समिति का आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तभी आप कर पाओगे। तो इसलिए कुछ चीजें आपको फैक्चुअल नॉलेज भी होनी चाहिए, यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट काम नहीं करेंगे, मतलब आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है, तो वित्तीय एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। प्रत्यायक समिति के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सदन समिति के अध्यक्ष थे बी पट्टाभी सीतारामैया। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर के.एम. मुंशी। ठीक है, ये चारों क्लियर हो गए आपको। 5वां करते हैं हम, राष्ट्रध्वज संबंधी समिति। ठीक है, समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपने नोटिस किया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ज्यादा से ज्यादा समितियों के अध्यक्ष थे, है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, संविधान सभा के प्रति कार्यों के लिए भी एक समिति बनी थी। ठीक है, संविधान सभा के कार्यों के प्रति एक समिति बनी थी, जिसके कौन थे अध्यक्ष? लिखिए लीजिए, संविधान सभा के प्रति कार्यों, नहीं, संविधान सभा के कार्यों के प्रति होगा ना, संविधान सभा के कार्यों के प्रति, संविधान सभा के कार्यों के प्रति जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, तुमने याद भी कर लिया अभी तक, हाँ सही है, गुड। ऐसे ही पढ़ो ना, फिर कि याद ही हो जाए, आपको घर जाके याद ही ना करना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्या नाम, कौन सी पढ़ रहे हैं? संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जो थी वो कौन सी थी? जी.वी. मावलंकर, है ना, यही नाम था, कुछ करेक्शन था। जी.वी. है ना, जी.वी. मावलंकर। ठीक है, स्पेलिंग मेरी ठीक है, मतलब मात्राएं वगैरह। जी.वी. मावलंकर ही था मेरे ख्याल में, सही कहीं डाउट? जी.वी. यही था, अच्छा हाँ, जी.वी. मावलंकर था, यही क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रति तदर्थ समिति, है ना, उत्तरदायी समिति, समिति। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन था? सब लोगों को दिख रहा है वहां पे, कुछ ज्यादा ब्लैक बोर्ड से मतलब सेंटर से लेफ्ट और राइट में भी काफी ज्यादा लिखा जा रहा है, तो राइट साइड में काफी ज्यादा जा रहा है। एस वरदाचारी। ठीक है, कौन थे? एस वरदाचारी। अगर किसी को दिख नहीं रहा होगा तो बोल देना पहले। ठीक है, एस वरदाचारी। ठीक है, नेक्स्ट करें, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए भी एक समिति थी। मुख्य आयुक्तों के प्रति भी एक समिति थी। ठीक है, अरे करवा चौथ नहीं मनाते हम,
भाई हमारा करवा चौथ तो हमारी पढ़ाई है ना, व्रत यही रख लो कि आप एक पूरा चैप्टर खत्म कर दो, ठीक है। यही आपके व्रत का फल है कि आप 2 चैप्टर खत्म कर दो करवा चौथ पे, है ना। हमारी कॉपी, हमारी किताबें, हमारी कलम, हमारी पढ़ाई, हमारा ब्लैक बोर्ड, ये सब हमारा क्या है, करवा चौथ है, यही हमारा व्रत का फल है, ठीक है। बी पट्टा भी सीतारमैया, इसके भी अध्यक्ष कौन है? बी पट्टा भी पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, सीतारमैया। इनके बारे में एक और बात है ना पट्टाभी सीतारमैया के, चलो आगे बताऊंगी, अभी नहीं बता रही, वरना कहीं आपका लिंक ऐसे लिंक करते हुए पढ़ने, मुझे लगता है लिंक करते हुए पढ़ोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। बी पट्टाभी सीतारमैया ये होते, अच्छा चलिए ठीक है, बाद में पढ़ेंगे इसको, फिर क्लियर हो जाएगा आपको, पूरा ही पढ़ा देंगे ना फिर इसके बारे में अच्छे से, पढ़ना तो पड़ेगा ही। खैर छोटी समितियां, हाँ लिखना है इसको, ये सारे लिख दूं तभी लिखोगे। एक और लिख देती हूँ, संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति थी एक, उनका भी लिख देती हूँ, है। संघीय संविधान के प्रति जो थी समिति, मैं ऐसा शॉर्ट में लिखूंगी, है ना, ये ऐसा पूरी लाइन नहीं लिखूंगी जैसे बुकों में लिखी होती है कि मैं बुकों में, है जैसे बुक्स में लिखी होती है कि मैं पूरी एक लाइन बताऊं आपको कि मान लो कि संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति, है ना, फिर बताऊं कि उसकी कौन थी, नलिनी रंजन सरकार, है ना। ऐसे करेंगे तो फिर हम बहुत ज्यादा, मतलब पूरी बुक ही छापनी पड़ जाएगी ब्लैक बोर्ड में ना, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। वित्तीय प्रावधान संबंधी समिति, कौन थी? नलिनी रंजन सरकार, है ना। और भी बता दूं, अभी 2-3 मेरे ख्याल में और बची, हमने कितनी लिखी? ये 24 समितियां कम से कम लगभग 13 के आसपास है मेरे ख्याल में। ये कितनी है हमारी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 10 11 12 और 13 है, 4 भी समितियां हमारी बाकी रह गई हैं। भाषाई प्रांत के लिए लिखा ना एक आयोग, ए के डार थे, एस के डार थे जिसके सदस्य, है ना, भाषाई प्रांत के लिए भी एक समिति थी। भाषाई प्रांत के लिए समिति, भाषाई प्रांत के लिए समिति, ठीक है। इसके सदस्य कौन थे? एस के डार, ठीक है। देखो आपको पता तो सारी होनी चाहिए, 13 है इसमें, आई थिंक मेरे हिसाब से सब सारी पता होनी चाहिए क्योंकि यूपीएससी को कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकती है। वो ये नहीं देखेगी कि 10 थे, 10 में से आपको 11 तो आते थे, 2 ही आपको नहीं आते थे, तो मैं इन दोनों में से ना पूछूं बच्चे को 11 नहीं, आपको 13 की 13 आनी चाहिए। अगर वो बड़ी समिति 8 है तो आपको 8 की 8 आनी चाहिए, अगर छोटी समितियां 13 है तो आपको 13 की 13 आनी चाहिए, ठीक है। यूपीएससी कोई आपसे वो नहीं करेगा, क्या बोलेंगे उसको, गुंजाइश नहीं करेगा कि आपको ये वाला नहीं आता तो ठीक है, बच्चे ने इतना पढ़ा हुआ था, 90% सिलेबस पढ़ा होता, 100 ही तो नहीं पढ़ा था, ऐसा नहीं है, आपको 100 में से 100 पढ़ के जाना है जितना सिलेबस, ठीक है। ठीक है, तो 3 समितियां तो और बची हैं। प्रेम दीर्घा समिति थी, उषा नाथ सेन जी थी जिसकी, है ना, यहां लिख देती हूं, प्रेम दीर्घा, जिसको ना लिख रहा हो मेरे बोलने से लिख लें, प्रेम नहीं दिख रहा है क्या? अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। प्रेम दीर्घा समिति जिसके अध्यक्ष कौन थी? उषा नाथ सेन, ठीक है, उषा नाथ सेन, ठीक है, ये इसकी अध्यक्ष थी। कितने बचे अब हमारे पास? 2 और बचे हैं, ठीक है। प्रारूप संविधान की जांच के लिए एक विशेष समिति बनाई गई थी, है ना। गले में कुछ हो गया। प्रारूप समिति की
जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी, ठीक है। उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ JLN, है ना। इसके अध्यक्ष ये थे। प्रेम दीर्घा समिति के अध्यक्ष कौन थे? उषानाथ सेन थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति की जांच के लिए जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे? वो थी जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। JLN तो मैंने सब लिख दिया है, लेकिन पढ़ना उसको है कि जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। अगली क्या है? नागरिकता पर एक नागरिकता पर तदर्थ समिति थी, जिसके भी अध्यक्ष कौन थे? नागरिकता पर जो नागरिकता के लिए उत्तरदायी थी, उनके लिए तदर्थ थी, ठीक है। नागरिकता, नागरिकता के प्रति तदर्थ, है ना, तदर्थ, ये कौन थे? इसके इनके अध्यक्ष का नाम एक समय एक जगह और कहीं आया है, मैंने पढ़ा है भी, उनके अध्यक्ष वो थे इसमें भी। एस वर्धाचार्य का नाम नहीं आया क्या कहीं? एस वर्धाचार्य का, हाँ है ना, देखो सर्वोच्च न्यायालय बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के प्रति तदर्थ और नागरिकता के प्रति तदर्थ, दोनों के एक ही अध्यक्ष थे, एस वर्धाचार्य, ठीक है। Should I explain it again? चलो एक बार फटाफट की रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। वित्तीय एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, प्रत्यायक समिति के अध्यक्ष अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सदन समिति के अध्यक्ष बी पट्टाभी सीतारमैया, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर KM मुंशी, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, संविधान सभा के कार्यों के प्रति उत्तरदायी या तदर्थ JB मावलंकर, सर्वोच्च न्यायालय के प्रति तदर्थ समिति S वर्धाचार्य, मुख्य आयुक्तों के प्रति समिति बी पट्टाभी सीतारमैया, संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों समिति नलिनी रंजन सरकार जी, भाषाई प्रांत के लिए समिति SK डार, प्रेम दीर्घा समिति उषानाथ सेन, प्रारूप समिति की जांच के लिए जो समिति बनाई गई उसकी जवाहरलाल नेहरू जी, नागरिकता के प्रति तदर्थ S वर्धाचार्य और सर्वोच्च न्यायालय के प्रति भी उत्तरदायी वाले S वर्धाचार्य, ठीक है। मैं क्लियर? No need to clear? May I clear? Should I clear? Or everything is clear? No need to clear? Okay. अब हमें पढ़ना है प्रारूप समिति, है ना। संविधान सभा की जितनी समितियां बनी थी ना, बड़ी छोटी, प्रारूप समिति, ठीक है, उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वो आपकी कौन सी थी? प्रारूप समिति, ठीक है। संविधान सभा को बनाने की जो जिम्मेदारी दी गई थी ना, संविधान सभा का गठन करने की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो क्या थी? प्रारूप समिति को थी। प्रारूप समिति उत्तरदायी था किसके प्रति? संविधान सभा की सभी समितियों के प्रति, है ना। इसीलिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण है ये वाली समिति, प्रारूप समिति, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। क्या हुआ था? इसका गठन हुआ था, ठीक है। 29 अगस्त 1947 को इस प्रारूप समिति का गठन हुआ था, ठीक है। ये वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी, है ना। इस समिति का काम क्या था? इस समिति का काम था कि जो नया संविधान है ना, नया संविधान का प्रारूप तैयार, है ना, प्रारूप तैयार करना, इसकी जिम्मेदारी थी। नया संविधान का प्रारूप तैयार करना, ठीक है, इसकी जिम्मेदारी थी। पूरा लिखूं क्या? करना है कहीं तो भूल जाओ आगे कि था क्या इसका काम, इसकी जिम्मेदारी थी। या हैंड टू हैंड लिखोगे तो समझ आएगा, सुन के लिखोगे, अगर वीडियो वाले हैं वो देखेंगे, अगर सुनेंगे भी साथ में तो उनको भी समझ आएगा कि ये किससे। अब मैं इतना लिखूं नया संविधान का प्रारूप तैयार करना, है ना, तो समझने वाले समझ जाएंगे कि इसका कार्य था, है ना, इसकी जिम्मेदारी थी। बट बाई चांस नहीं आता है तो पूरा लिख दिया है, करना इसकी
जिम्मेदारी थी। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसने संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी ली थी। अब इसमें क्या था, कुछ सदस्य भी होंगे जो इसका ये काम करेंगे। इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे इसमें। ठीक है, बिना लोगों के तो कोई काम हो नहीं जाएगा ना। अगर आपको कोई भी गठन कर रहे हो, किसी कोई भी सभा बना रहे हो, कोई भी समिति बना रहे हो, तो उसमें कुछ लोग भी तो होंगे जो कार्य करेंगे, ऑटोमेटिकली तो काम नहीं होगा। तो इसमें कुछ सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे इस प्रारूप समिति में। अगर पूछा जाए कभी इनकेस कि कितने सदस्य, या आपको इस पे बड़ा लिखना पड़े, कुछ प्रारूप समिति पे लिखना पड़े, तो अगर आपके पास कुछ डाटा होगा तभी तो आप उसको अच्छे से एनालाइज तो क्या ही करोगे, एलोबरेट करके, है ना, अच्छे से विस्तार से लिख पाओगे। जब आपके पास डाटा होगा तभी तो आप चीजों को लिख पाओगे, अच्छे से बता के समझा के लिख पाओगे ना। जब आपको पता होगा कि नया संविधान प्रारूप तैयार करना इसकी जिम्मेदारी थी, इसमें 7 सदस्य थे, वो 7 सदस्य थे, तो कौन कौन थे, ये सारी चीजें अगर पता होगी, अगर मेंस का है पेपर तो आप तभी अच्छे से लिख पाओगे, और अगर प्रीलिम्स का है तो आप टिक कर पाओगे ना। हाँ, तो इसमें सदस्य कौन कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे, वो अध्यक्ष ही थे, है ना। पहले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, है ना, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी क्या थे? ये तो वैसे ही, वे तो अध्यक्ष ही थे, है ना, समिति के। दूसरे हमें 7 पढ़ने हैं ना, 7। दूसरे कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर, है ना। एम या एन था? क्या था? एन ही था मेरे ख्याल में, है ना। एन गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, तीसरा कौन है? तीसरा सदस्य कौन थे? अल्लारी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लारी कृष्ण स्वामी अय्यर, है ना। तीसरे सदस्य हो गए। चौथे सदस्य कौन से हैं? डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर के एम मुंशी। पांचवें सदस्य हैं हमारे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, है ना। ये सब आपको याद होना चाहिए मेरे ख्याल से। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। नेक्स्ट एस माधवराज, है ना, एन माधवराज। पहले मत बोला करो मेरे को कंफ्यूजन हो जाता है। एन माधवराज, राज कहाँ, क्या कर रहे हो, चो क्या बोल रहे हो? एन माधवराव थे वो, बीच में नहीं बोलोगे नहीं बोला करो, बोलना जरूरी है, ठीक है। एन माधवराव, फिर टी कृष्णा मचारी, अरे नहीं बोला करो भाई, बोला करो, कोई बात नहीं। कृष्णाचारी बोलना चाहिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन ही होगा पर हम उसे क्लियर कर लेंगे, है ना। गलत रहने नहीं देंगे हम, राइट करेंगे हम सही। टी कृष्णाचारी, ठीक है। ये अच्छा, इनके बारे में कुछ बताऊं। जो टी कृष्णाचारी थे, ये क्या था, इन्होंने ना सन 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली थी। पहले जो थे ना कृष्णाचारी की जगह यहाँ पे थे डीपी खेतान, है ना। इसमें थोड़ी सी चीज अलग है, डीपी खेतान थे पहले इनकी जगह। इनकी मृत्यु हो गई 1948 में, है ना। इनकी 1948 में मृत्यु हो गई, तब इनकी जगह इन्होंने ली, ठीक है। 1948 में इनकी मृत्यु हो गई, इसकी डीपी खेतान जी की, तो उनकी जगह किसने ले ली? टी कृष्णाचारी ने, ठीक है। नोट करना है, करीब होगा, है ना। अब बहुत सारी समितियों के प्रस्ताव को देखकर, सुनकर, सोचकर, समझकर, उस पर विचार विमर्श करने के बाद एक समिति, एक उसको तो अपनाना ही था, है ना, क्योंकि समिति तो
संविधान तो बनाना ही था, तो जो प्रारूप समिति थी उसने जो सदस्य बनाए, अध्यक्ष के डॉक्टर अम्बेडकर जी थे, अकेले थे ना, बाकी तो सारे सदस्य थे। यहाँ पे अध्यक्ष की बात हम वहाँ पढ़ रहे थे ना, अच्छा इसलिए याद हो गया। छोटी समिति बड़ी समिति में हम अध्यक्ष पढ़ रहे थे ना, इसलिए। तो ये जो 7 सदस्य थे, इन्होंने मिलकर विभिन्न बातों पर विचार विमर्श किया कि संविधान का पहला प्रारूप कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। जब सारी बातों पे निष्कर्ष निकला, विचार करने के बाद जो बात सामने आई, जो इस पे इन्होंने फैसला किया, उसे उन्होंने फरवरी 1948 में प्रकाशित किया, है ना। उस बात को, जो इनका निष्कर्ष निकला, उसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया, है ना। अब ये जो बनाई गई थी सदस्य, जो संविधान समिति, ये प्रारूप समिति बनाई थी, वैसा तो नहीं था ना कि बस जिंदगी भर डिस्कशन ही करते रहेंगे, उनको कुछ रिजल्ट भी देना था। तो रिजल्ट जो आया वो फरवरी 1948 को प्रकाशित किया गया, सबके सामने लाया गया, ठीक है। कि अब क्या होगा और कैसे, फिर उन्होंने बताया होगा इसमें कि क्या होगा, क्या पढ़ते हैं को अब क्या हुआ, प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस प्रारूप चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने बोला कि अगर इसमें कोई संशोधन चाहिए, कुछ भी चाहिए, कुछ ऐड करना है, संशोधन अगर करना है, संशोधन, तो उसके लिए 8 माह का समय दिया गया, ठीक है। अगर कोई संशोधन करना होगा तो उसमें 8 महीने का समय दिया गया कि इसके अंतर्गत ये संशोधन हो जाने चाहिए। अगर कुछ किसी को गलत लगता है, किसी को कुछ भी मतलब लगता है कि इसमें ये चीज ऐड हो जानी चाहिए, है ना, भारत के लोगों को इस प्रारूप समिति में, इस प्रारूप चर्चा पर जो भी चाहिए तो संशोधन कर सकते हैं 8 महीने के अंदर, ठीक है। लोगों की शिकायतों, आलोचना और सुझाव के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, ठीक है। अब लोगों को ये मौका दिया गया, जब भारत के लोगों को, इसमें आप कोई भी संशोधन कर सकते हो जो आपको लगे, तो 8 महीने का समय दिया। जब ये चीज हो गई तो कुछ लोगों ने क्या किया भाई, कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की, किसी को चीज अच्छी नहीं लगी होगी, है ना, आलोचना की, उसको कुछ चीजें उन्हें सही नहीं लगी होगी तो ऑब्वियसली उनकी आलोचना करेंगे। और अगर उनको लगेगा कि कुछ चीज और अच्छी बनाई जा सकती है तो वो सुझाव भी तो देंगे, है ना, कि ये ऐसा है, इसको थोड़ा सा अगर ऐसा किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आलोचना में तो ये होगा कि भाई ये तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं है, ये तो बकवास है जो भी किया है ना, तो उसकी आलोचना हुई। अब जब ये चीजें हो गई तो दूसरा प्रारूप तैयार किया गया, है ना। और ऑब्वियसली अगर इन्होंने हक दिया था, ये ब्रिटिशर्स तो थे नहीं कि भाई जो उन्होंने बना दिया वही तुमको करना है, तो ये तो अपने ही सदस्य थे, भारत देश के लोग थे जो संविधान समिति के अध्यक्ष बने थे। इन्होंने जब मौका दिया 8 महीने का, इसमें अगर तुम्हें कुछ संशोधन करना है तो कर दो, तो लोगों ने, किसी ने आलोचना की, कुछ चीजें पसंद नहीं और कुछ जो थोड़ी बहुत और ज्यादा इंप्रूव करने की थी, उन्हें लगा कि इंप्रूव किया जा सकता है, तो उसमें उन्होंने कुछ संशोधन सुझाव दिए। अब ये सारी चीजें ऐड होके, कुछ क्या हुआ, संशोधन के बाद 8 महीने का जो टाइम दिया गया था संशोधन का, कि आप इसमें जिसको जो सही लग रहा हो वो कर ले संशोधन। कुछ लोगों ने आलोचना करी, कुछ लोगों ने कुछ सुझाव दिए। तो इसके बाद क्या हुआ, कुछ लोगों की जब इसमें आलोचनाओं को इसमें माना गया कि मतलब अच्छा ठीक है ये ऐसा है, ये खराब है, तो इसको ठीक कर देते हैं। अगर इसमें कुछ सुझाव दे रहे हो तुम लोग तो इस सुझाव को भी मान लिया जाता है। ऐसे करने पर क्या हुआ, अब दूसरी प्रारूप समिति बनेगी, है ना, जिसे अक्टूबर 1947 में पारित किया, 48 में पारित किया जाएगा। अब क्या होगा, अक्टूबर 1948 में प्रकाशित, ठीक है। सात सदस्य ये प्रारूप समिति बनाई गई। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया, ठीक है। नया संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने के लिए ये समिति बनाई गई थी, प्रारूप समिति, ठीक है। इसके 7 सदस्य थे, डॉक्टर अम्बेडकर जी जो कि अध्यक्ष थे, एम गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लारी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, टीटी कृष्णाचारी जो कि डीपी खेतान की जब 1948 में मृत्यु हो गई थी तो उनकी जगह आए थे टीटी कृष्णाचारी। अब क्या हुआ कि फरवरी 1948 में ये प्रारूप बनके तैयार हुआ कि जी संविधान का प्रारूप कुछ ऐसा है, और उसमें बोला गया कि 8 महीने का समय दिया जाता है। अगर भारत देश के लोगों को इसमें कुछ सुझाव देना हो या इसकी किसी भी तरह से कुछ संशोधन चाहिए हो तो वो करा जाएगा। इसके लिए 8 महीने का समय दिया गया। तो कुछ लोगों ने कुछ चीजों की इसमें
आलोचना करी, कुछ कुछ और अपनी तरफ से सुझाव दिए। तो बाद में ये संशोधन होकर यानी कि सुझाव को जोड़कर और आलोचनाओं को ठीक करके, ठीक है, दोबारा से एक प्रारूप समिति आई जो कि अक्टूबर 1948 में पेश की गई यानी कि प्रस्तावित की गई, ठीक है। पहले तो कब आ गई थी आपकी फरवरी 1948 में, संशोधन के बाद वाली आ गई अक्टूबर 1948 में, ठीक है। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार किया। चलो मैं लिख देती हूँ इसको भी, वरना थोड़ा प्रारूप समिति ने, प्रारूप समिति का ये समझ लो कि जैसे हमारा संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, ठीक है। तो प्रारूप समिति, और उसमें कितनी बैठकें हुई थी, कुल 11 बैठकें हुई थी, है ना। अब इसमें प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया था, ठीक है, और 141 बैठकें हो चुकी थी। 6 महीने से भी कम का समय लिया था, समझ रहे हो। 6 महीने से कम का समय वहां लगे थे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, वहां हुई 11 बैठकें, यहाँ हो गई 141 बैठक। प्रारूप समिति 6 महीने से कम का समय 141 बैठकें हुई, ठीक है, और प्रारूप आपका तैयार हो चुका है। ये वाला टॉपिक यही खत्म हो जाएगा। इसमें अगर किसी को डाउट है तो वो क्वेश्चन कर सकता है किसी भी तरह से। ऑब्वियसली अगस्त में तो इसका गठन ही किया गया था, फरवरी में फिर इन्होंने दे दिया था, और फिर दोबारा से अक्टूबर में आ गया, है ना। हो गया क्लियर है। कोई क्वेश्चन है किसी को इसमें, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कहीं से कुछ समझ नहीं आ रहा तो अभी क्लियर कर लेते, ठीक है। ऑल क्लियर? ओके। नेक्स्ट टॉपिक है संविधान का प्रभाव में आना। संविधान का प्रभाव में आना, ठीक है। ठीक है, अब क्या होगा संविधान का प्रभाव में आना, मतलब कि जब संविधान आपका बन चुका है, रेडी है, तो अब क्या होगा, वो लागू भी तो किया जाएगा, है ना, प्रभाव में आएगा, यानी कि वो अपना कार्य अब करना शुरू करेगा। तो क्या हुआ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को सभा का अंतिम प्रस्ताव पेश किया, है ना। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ने 4 नवंबर को, है ना, संविधान सभा का अंतिम प्रस्ताव पेश किया। पूरी लिखनी पड़ेगी लाइन, क्या समझ रहे हो? लिखो 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रस्ताव पेश किया। अंतिम प्रस्ताव पेश किया, ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कब किया? 4 नवंबर 1948 को, यानी कि इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया था, ठीक है। अभी तक क्या होता है, जब तक वो लागू नहीं था तब तक पढ़ा नहीं गया था, ऐसी डॉक्यूमेंट मतलब विचार विमर्श हो रहे थे। ये अब ऑफिशियली पढ़ दिया गया है संविधान, क्योंकि प्रभाव में आ गया, लागू हो गया। तो ये बोल सकते हो कि इस दिन संविधान पहली बार पढ़ा गया था, है ना, पहली बार पढ़ा गया इसी दिन, है ना। 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रस्ताव पेश किया डॉक्टर अम्बेडकर जी ने। क्या किसने किया? डॉक्टर अम्बेडकर जी ने किया। कब किया? 4 नवंबर 1948 को। संविधान कब पढ़ा गया? पहली बार 4 नवंबर 1948 को। 4 नवंबर 1948 को कोई पूछे कि कौन सी बार संविधान पढ़ा गया, तो जाहिर सी बात है कि पहली बार पढ़ा गया था, है ना। इस संविधान सभा में, इसके बाद संविधान सभा में क्या था, इस पर 5 दिन तक चर्चा हुई थी, 9 नवंबर 1948 तक, यानी कि, है ना, जब ये पढ़ दिया गया तो इस पर 5 दिन तक चर्चा हुई, 5 दिन तक, ये याद रखो।
हमें लगे कि यार ये कौन पूछेगा सवाल, है ना। 5 दिन तक चर्चा हुई, कितने दिन तक चर्चा हुई है, एक ऐसा सवाल यूपीएससी भाई कहीं से भी पूछ सकता है, मेरा तो यही मानना है। और इस दिन कौन सा था, 9 नवंबर 1948, है ना। यही तो बनेगा, अगर 4 नवंबर था, 4 से 5 दिन तो 9 नवंबर हो गया ना। मैथ्स पढ़ रहे हैं क्या? चलो ठीक है। संविधान पर दूसरी बार 5 नवंबर 1948 को विचार होना शुरू हो गया था, ठीक है। 4 को पढ़ा गया, 5 तारीख को विचार दोबारा से शुरू हो गया, इस पर विचार होना शुरू कर दिया गया, है ना। विचार करना शुरू करें तो 5 दिन तक काउंट किया हमने, 5 दिन, 9 नवंबर को हो गया, 9 नवंबर को 5 दिन हो गया, 4 को था, 4 को पढ़ा गया, 5 से विचार, इस पर विचार विमर्श करना शुरू कर दिया गया, है ना। इसमें संविधान पर विचार किया गया, यह कार्य 17 नवंबर 1949 तक चला। अब देख रहे हो, ये जो थी प्रक्रिया, इसमें चर्चा बढ़ी जा रही है। 5 दिन तक विचार किया गया पहले तो, ठीक है। पहले में जब विचार किया गया तो इसमें क्या, संविधान पर यह कार्य कब तक चला, 17 नवंबर 1949 तक चला। अब ये 17 नवंबर 1949 तक चल गया भैया, खींच गया मामला, है, ठीक है। क्या हुआ, 17 नवंबर 1949 तक चला। कितना चला गया, ये कहां 1948 में हो रहा था, कहां तो 1900। इस अवधि में कम से कम 7653 संशोधन प्रस्ताव आए थे, ठीक है। ये जो समय काल गया ना, ये इतना, यहां से लेके इतना, इसमें कितने 7653 संशोधन, ये सारे संशोधन हुए, ये सारे संशोधन प्रस्ताव आए थे, है ना, कि ये चीज ऐसी नहीं है, इसमें संशोधन कर दो, ये चीज ऐसी नहीं है, इसमें कर दो संशोधन, ऐसे करके संशोधन। हमारा संविधान सभा बना था, मतलब संविधान बना था हमारा, उसमें पहला संशोधन कब हुआ था, बहुत जल्दी हो गया था संविधान बनते ही। बताना कि क्या हुआ था, मतलब कब हुआ था और क्यों हुआ था, ठीक है। 7653 संशोधन प्रस्ताव आए, ठीक है, जिनमें से वास्तव में 2473 पर ही सभा में चर्चा हुई। प्रस्ताव तो इतने क्या आ गए भाई कि 7653, यानी कि इतने प्रस्ताव आए, इतने लोगों ने प्रस्ताव दिया, या मतलब इतनी इतनी चीजें उन्होंने इसमें निकाल दी, गलत निकाल दिया, उनको अच्छी नहीं लगी, उसकी आलोचना की गई, तो 7653, है ना, गिनती याद रखना। मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं बार बार पढ़ाती हूँ उसी चीज को, तो मुझे याद रह जाती है ना। पर कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीज पढ़नी होती है ना, आप सबको तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं यूपीएससी के, तो उसमें याद रहना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना, तो याद हो जाएगा मेरे ख्याल में, तो यहीं पे हो जाएगा। एक चीज को मैं 4-4 बार पढ़ा देती हूँ इसीलिए, ताकि आपको ना अलग से रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। 7653 प्रस्ताव आए थे, जिसमें से 2473 पर ही 2473 पर ही वास्तविक चर्चा हुई थी, है ना। वास्तविक चर्चा हुई थी 2473 पर वास्तविक चर्चा हुई थी, ठीक है, सभा में। और कहाँ हुई चर्चा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेट्स बाय द असेंबली बी पास प्रस्ताव पेश किया, ठीक है। ये नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अब क्या हुआ, संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ, ये भी लिख देते हैं यहीं पे, ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट ना सीधा क्लियर हो जाए, विचार करें, है ना। इतना क्लियर है, ये इसका सीक्वेंस बना हुआ है ना, तो मैं सोच रही हूँ इसको भी यहीं पे क्लियर कर देते हैं कि तीसरी बार संविधान पर तीसरी बार चर्चा कब हुई, 14 नवंबर 1949, है ना। ये सीक्वेंस बना रहेगा, यहीं से कर देते हैं, 14 नवंबर 1949, ठीक है। ये चल रहा है ना कि नवंबर 1900 को आगे पढ़ा गया, 5 दिन तक चर्चा हुई, विचार विमर्श, उसके बाद वो चर्चा 17 नवंबर 1949 तक करी गई। उसके बाद 14 नवंबर 1949 को से विचार होना दोबारा, तीसरी बार संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हो गया। अब क्या हुआ, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं लिखूं इसको, है ना, डिफिकल्ट है थोड़ा सा नाम, इसलिए लिख देती हूँ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द, हिंदी में लिखूं, द कॉन्स्टिट्यूशन। पता है जब आपका पेपर में आएगा ना, अगर पेपर में ये द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो ऐसे ही लिखा जाएगा द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए है। बाकी इंग्लिश वालों के लिए तो फिर THE द वाला द कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अगर हिंदी वालों के लिए लिखा जाएगा तो इसका कुछ और अनुवाद करके नहीं लिखा जाएगा, यही लिखा जाएगा द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय, हाँ यही तो लाइन है ना, द कॉन्स्टिट्यूशन एज मार्कर could you please pass the marker? The constitution as settled by the assembly be passed. Am I clear? The constitution as settled by the assembly be passed. ये प्रस्ताव डॉक्टर अंबेडकर राव ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ये प्रस्ताव पेश किया, ठीक है। No, it's not working. हाँ, please let the new marker. Let give to her. हाँ, give to her. She will pass me. हाँ, she will pass me. Could you please give her? Okay. हाँ, the constitution as settled by the assembly be passed प्रस्ताव पेश किया किसने? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, ठीक है। इतना क्लियर है या इसमें से कुछ भी डाउट है जरा सभी को बता दो। संविधान के प्रारूप पर इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया। अब क्या हुआ? संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को, जो ये संविधान के प्रारूप पर ही तो प्रस्ताव पेश किया गया था, इसे कब घोषित कर दिया गया? 26 नवंबर 1949 को, है ना। 26 नवंबर 1949 को ये पारित घोषित कर दिया गया, ठीक है। लिखो पूरा, पारित घोषित। I forgot where did I put. हाँ, I'm not able to remember that. Where? I don't know. Somewhere, maybe on the second floor. Can you please go there? Okay, thank you. हाँ, okay. हाँ, 26 नवंबर 1949 को ये पारित घोषित कर दिया गया कि भाई अब ये कंफर्म है, ये घोषित, ये यही जो इसमें लिखा हुआ है ये सब चीजें चलेंगी, और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर भी किए गए, ठीक है। अब ये प्रस्ताव घोषित हो चुका है, लीगल हो चुका है, ऑफिशियल हो चुका है। अब इसमें अध्यक्ष और सदस्य क्या करे? हस्ताक्षर, है ना। Are you guys able to see that? Okay, मैं साइड होके बता देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 26 नवंबर 1949 को ये पारित घोषित कर दिया गया। जो प्रारूप समिति ने ये जो भी बनाया था संविधान प्रस्ताव, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बोल दिया द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास, ठीक है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया असेंबली
पारित किया जाता है। फिर 26 नवंबर 1949 को ये पारित कर दिया गया और उसके अध्यक्ष जितने जो थे और जो भी सदस्य थे उन लोगों ने क्या किया, इस पे हस्ताक्षर कर दिए। सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे। सदस्य हमारे कितने थे? 299 थे, लेकिन उस दिन 284 उपस्थित थे, है ना। तो जो उपस्थित होंगे वही तो साइन करेंगे। ये टोटल सदस्य थे आपके, कुल सदस्य बोल सकते हो, है ना। मैंने टोटल लिख दिया, कुल सदस्य, ठीक है, बिकॉज वी आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, सो हम टोटल कुल सदस्य, चलो मैं लिख देती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा टोटल सदस्य। कुल सदस्य हमारे 299 थे और उपस्थित उस दिन असेंबली में कितने थे? 284। और तो साइन कौन करेगा? जो उपस्थित होगा वही तो साइन करेगा। अब हम इसी दिन को क्या मानते हैं? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपना लिया गया था, ठीक है। लागू 26 जनवरी 1950 को होता है, लेकिन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपना लिया गया था। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था एक टाइम कि संविधान दिवस और गणतंत्र दिवस, इन दोनों में डेट्स में क्या फर्क है ना। संविधान अब अभी ऐसा लगता है कि भाई संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो वही संविधान दिवस होगा, पर वो गणतंत्र दिवस है। और 26 नवंबर 1949 को क्योंकि संविधान हमारा अपना लिया गया था, लागू नहीं हुआ, मतलब लीगली ऑफिशियली लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ, पर अपना तो इसीलिए लिया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। इसलिए इसे संविधान दिवस माना जाता है, ठीक है। कुछ पूछना है? कोई डाउट है? कोई सवाल हो? थोड़ा सा इसी से रिलेटेड मैं और चीजें क्लियर करना चाहती हूँ, सोच रही हूँ यहीं पे हो जाए, इसी मतलब इसी जहाँ पे ये चीजें लिखी हुई है ना, यहीं से क्लियर हो जाए, है ना। मैंने आपसे बोला भी था कि एक और चीज अभी इसी से याद है, जैसे संविधान दिवस और गणतंत्र दिवस से एक चीज क्लियर हुई, ये पहले बोली गई थी, फिर मैंने बोला था कि जब संविधान पढ़ाऊंगी तो पढ़ा दूंगी आपको। एक और चीज आई है इसमें कि जब संविधान बना था, मैंने क्वेश्चन किया था ना कि जब मूल संविधान, जब संविधान अपनाया गया, मूल संविधान, उसके बाद जो संविधान आया, अभी जो संविधान चल रहा है, मतलब जो अभी संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे और कितनी अनुसूची थी। मैंने आपको शायद ये होमवर्क दिया था कि मूल संविधान में और आज के संविधान में कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूची और कितने भाग है ना, इसका करना है। तो जो मूल संविधान था पहले उसका हम जान लेते हैं, कितने अनुच्छेद थे उस समय? 395 अनुच्छेद थे उस समय, है ना। यहाँ लिख दूं, ठीक है, मूल संविधान लिख देती हूँ मैं, समझ जाओगे मूल संविधान कौन सा था, जो पुराना वाला था, जो जब बना था। अनुच्छेद कितने हैं इसमें? 395। कितने अनुच्छेद हैं? 395। अनुसूचियां कितनी है इसमें? 8। अब कितनी अनुसूचियां हो गई हैं? 12। पहले कितनी अनुसूचियां थी? 8, ठीक है। अब ये लागू हो चुका है, जब संविधान लागू हो गया तब के हालात आए, ठीक है। नए विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। लिख दो, विधि मंत्री यानी कि कानून मंत्री, विधि मंत्री डॉक्टर अम्बेडकर जी से ज्यादा कौन होगा, है ना। उन्होंने पूरा हमारा संविधान लिख दिया, और भी लोग थे, और भी सदस्य थे उनकी मदद के लिए, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, है ना, मैंने ऐसे लिख दिया, कई ना सनों के आपको लिखे ना इस वजह से, ठीक है। विधि मंत्री कौन थे? नए संविधान उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें अपनी तर्कसंगत और प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता था। उन्हें भारत के संविधान के जनक के रूप में भी तो जाना जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को ही तो संविधान के भारत के संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, और किसको जाना जाता है? भारत के। अब इसी से आपको एक क्वेश्चन मैंने बताया जो पहले, सांप्रदायिक चुनाव का जनक किसे माना जाता है भारत में? भारत में संविधान का
संविधान का जनक तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को माना जाता है। ठीक है, मैंने इससे पहले कल के चैप्टर में पढ़ाया था ना, सामुदायिक चुनाव का जनक किसे माना जाता है। इसी से आपके रिवीजन का पता चलता है कि आप कितना पढ़ के आते हो, कितना याद करते हो, क्योंकि यहाँ पे तो 4 बार पढ़ा देते हो तो आपको याद हो जाता है ना। एक बार रिवीजन बहुत जरूरी है और मैं कोशिश करती हूँ कि वो रिवीजन आपकी यही हो जाए। ठीक है, गुड। हाँ, तो किसको माना जाता है संविधान का जनक? ये तो मुझे लगता है बच्चा बता देगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं। तो बस इस टॉपिक को यहीं पे खत्म कर देते हैं ना। प्रारूप संविधान के प्रभाव में आना, जो भी जिस प्रोसीजर से संविधान हमारा आया वो सारा आपके लिखा हुआ है। अगर ये मेंस में आता है आपके कि संविधान का प्रभाव में आना के बारे में कुछ लिखिए तो आप थोड़ा सा इसको एलोबरेट करके अच्छे से लिख पाओगे। और अगर आपके प्रीलिम्स के लिए तो आपको थोड़ी सी चीजें याद कर लेनी है। याद करोगे तो आपके प्रीलिम्स में तो काम आएगा, मेंस में भी आपके पास डाटा कलेक्शन बहुत काम आएगा, है ना। जब डाटा होगा तभी तो आप चीजों को एलोबरेट करके लिख पाओगे, वरना कैसे लिख दोगे? डाटा ही आप ब्लैंक बैठोगे ना। कहानियां तो लिखी नहीं जा सकती, आप कहानी लिख के आ जाओ और हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा ना। आपको लिखना पड़ेगा, अच्छा लिखना पड़ेगा और सबसे अच्छा लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं संविधान का प्रवर्तन। भाई संविधान बन चुका है ना, संविधान अपना लिया गया ना, अब संविधान का प्रवर्तन पढ़ते हैं। करवा चौथ वाली बातें करने वाले ना, एक बात बता दो कि जब आप कामयाब होते हैं ना तो आपके पीछे कोई एक बंदा होता है। आपने ऐसा सुना होगा कि हर कामयाब इंसान के पीछे कोई ना कोई होता है ना, कोई ना कोई। लेकिन जब आप बर्बाद होते हो ना तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपका हाथ, आपका पैर, आपका दिल, आपका दिमाग और आपकी बातें होती है। तो देख लो कि किसी को या तो कामयाबी का बना लो हाथ या तो खुद को बर्बादी का हाथ बना लो। ठीक है, तो अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपने समय को कुछ ऐसे हाथों में मत दो जो आपको तबाह कर दें। ठीक है, क्योंकि हर हाथ पढ़ाई के अलावा हर हाथ ऐसा है, माता पिता भाई बहन होते हैं, माता पिता तो खैर होते हैं, लेकिन पढ़ाई एक ऐसा हाथ है जो आपको कभी बर्बाद नहीं करेगी। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में पढ़ाई आपको बर्बाद कर ही नहीं सकती है। किसी भी चीज की ना 100% गारंटी नहीं दे सकती है। अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरा ओपिनियन है उस हिसाब से ना किसी भी बात की आप 100% गारंटी नहीं दे सकते हो, बिल्कुल भी नहीं दे सकते। लेकिन एक पढ़ाई है ना, वो आपको कभी नुकसान नहीं करेगी, इस बात की गारंटी 100% है। ठीक है, जिंदगी में एक पढ़ाई ऐसी चीज है जो आपको कभी भी दर्द नहीं दे सकती है, कभी भी तबाही तो बर्बादी तो बहुत दूर की बात है, कभी आपको परेशान भी नहीं कर सकती। तो इसलिए जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज ओनली, है ना। करवा चौथ है उनके लिए जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तुम अपनी कापियों किताबों को लेके बैठो और इन्हीं से करवा चौथ मनाओ। ठीक है, मुझे मत हो जाता। गुड। हाँ, संविधान का प्रवर्तन है ना 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया ना हमारा संविधान। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ कि जैसे नागरिकता हो गई, है ना। छब्बीस नवंबर को दिख रहा है, 26 नवंबर 1949 को, है ना। नागरिकता, चुनाव, संसद, ये सब जो चीजें थी ना, चुनाव, संसद हो जाए, है ना। अभी देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज है ना, न्याय है, सब कुछ है, अधिकार है, कर्तव्य है, सारी चीजें हैं। तो वैसे कुछ चीजों का जिक्र अभी 49 में हो रहा है। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, संसद, ठीक है। और अस्थायी नियम बनाने वाले कुछ छोटे छोटे शीर्षक या कुछ प्रावधान या कुछ अनुच्छेद वो 1949 में ये अपनाते ही लागू हो गए, अपने आप ही लागू हो गए। जैसे उसको अपना लिया गया ना संविधान को, तो कुछ अनुच्छेद जिसमें नागरिकता हो, चुनाव हो, संसद हो, ऐसी चीजें आती हैं। तो कौन कौन से अनुच्छेद थे जो उसी समय अपना लिए गए थे? मेरे हिसाब से 5 था, है ना। 5, 6, 7 था शायद, है ना। 6, 7, 8, 9 ये सारे थे। 5, 6, 7, 8 ये तो सीक्वेंस वाइज थे, 5 से लेके 9 तक। उसके बाद 60, 324, 366 ऐसे करके थे। 60, 324,
366 भी था 3 वाला, ये 3 डिजिट में है, 324, 366 और कौन सा था 367, 379 है ना, 367, 379 ये भी था, अभी और भी थे कुछ 379, 380, 88, 91, 92 ये भी सब थे ना, 380 और 88, 388, 391 है ना, 392। अभी टोटल गिनेंगे ना, तो टोटल गिनूंगी तो मुझे समझ आ जाएगा अगर कोई से छूट रहा होगा तो। और 393 बस ना, मेरे हिसाब से तो यही थे, है ना। पंद्रह थे मेरे हिसाब ना, ये टोटल 15 हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मैंने ऐसे याद किया हुआ ना, 5 से लेके 9 वाले एक सिंगल डिजिट के, फिर 60, फिर 300 वाले ऐसे याद कर लेते, 324, 66, 67, 69, 80, 88, 91, 92, 93, ठीक है। ये 15 अनुच्छेद थे जो अपने आप ही यानी कि स्वतः ही लागू हो गए थे इस संविधान को अपनाते ही। 26 नवंबर 1949 को जो संविधान अपनाया गया था ना, उसमें कुछ विषय थे जैसे नागरिकता, चुनाव, संसद, इनके लिए ये सारे अनुच्छेद जो थे, कुछ अनुच्छेद यानी कि 15 अनुच्छेद थे, ये उसी समय अपना लिए गए थे संविधान में, ठीक है, लागू हो गए थे, मतलब उन पर काम होने लग गया था। संविधान के बाकी प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, तो सभी जानते हैं ना कि बाकी के जो प्रावधान थे ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है ना, बाकी के प्रावधान, बाकी के अनुच्छेद, क्योंकि अनुच्छेद कितने थे 395 थे ना, उसमें से तो 15 ही अभी लागू हुए ना, बाकी तो बच गए, तो बाकियों को कौन लागू करेगा, बाकियों को 26 जनवरी 1950 लागू करेगा, है ना। अब इसी दिवस को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे हैं। अब तो क्लियर ही हो गया, स्वतंत्रता दिवस और संविधान दिवस और गणतंत्र दिवस। एनी डाउट? अरे मैं खुद ही मार कर रखे ना, कहीं भूल गई, मैं ऑफिस से आते ही तो तुरंत क्लास लेने आ जाती हूँ, करीब सीधे बैग रख के सीधे क्लास लेने आ जाती हूँ इधर। अब मुझे खुद ही याद नहीं कि मैंने कहाँ रख दिया एग्जैक्टली, मैं बता नहीं पाई हूँ उनको, है ना। मैं ऑफिस से आते ही सीधे बैग रखा और ऊपर आके क्लास लेने के लिए, अब माता भूल गई मैं कहाँ रखा है। यहाँ पे जो थे वो सारे खत्म हो गए। ओके, नोट कर लेते हैं, क्लास ओवर होगी तब लाके फिर से रखूंगा। ओके, इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में क्यों चुना गया था? 26 जनवरी 1950 है ना, इसका भी एक ना थोड़ा सा रीजन था इन लोगों का। इसी दिन ना 1930 में, चलो इसे साइड में बता देती हूँ ना, इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ना, जो दिसंबर 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था, पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, है ना। ये पता होगा आपको कि दिसंबर 1929 जो था, दिसंबर 1929, इसको पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था ना, इसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस, ठीक है, के रूप में मनाया गया था उस समय दिसंबर 19 इसी दिन 1930 में भारतीय संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, ठीक है। राष्ट्र क्या हुआ था? राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन भी हुआ था ना दिसंबर 1929 में। दिसंबर 1929 में तो वैसे लाहौर अधिवेशन हुआ था, है ना, और इसको मनाया जाता है ये वाला, उनको लिख देते थे, लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन, ठीक है। 1919 को 1923 को ये स्वराज, पूर्ण स्वराज दिवस, पूर्ण ही लिखना, ठीक है। नहीं देखती हूँ यार, जॉब छोड़नी पड़ेगी शायद, थक जाती हूँ ना, क्योंकि हालत ऐसे एनर्जी एकदम खत्म सी रहती है ना, एनर्जी
मतलब थोड़ा सा पढ़ाओ तब तक एनर्जेटिक रहता है, फिर उसके बाद डाउन होने लगती है एनर्जी, है ना। तो मैं सोच रही हूँ कि छोड़ दूँ जॉब, अच्छे से फिर ना पढ़ाई पे फोकस हो पाएगा, अच्छे से पढ़ाई करेंगे फिर आराम से। अभी जैसे 12 बजे 2 बजे तक क्लास लो, फिर मैं ना ये होता है कि अब सो जाओ, है ना, क्योंकि ऑफिस जाना होता है, फिर खुद की पढ़ाई अच्छे से हो नहीं पाती। जॉब छोड़ देंगे तो फिर आगे की प्रिपरेशन करेंगे हम भी और आपको भी कराएंगे, है ना। चलिए ठीक है, ये वाला टॉपिक क्लियर है। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1945 को समाप्त कर दिया गया था, है ना। ये पता है ना कि जब संविधान की शुरुआत हुई थी ना तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था और भारत शासन अधिनियम 1945 को समाप्त कर दिया गया था। लिखो इसको 1945 से 1935। अब इसकी जरूरत नहीं थी ना, स्वतंत्रता के लिए क्या अधिनियम, हम स्वतंत्र हो चुके हैं, हमारा संविधान बन चुका है, हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी, इन सब चीजों को समाप्त कर दिया गया। अब क्या लिखना है तो लिख लो, एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल एक्ट 1949 लागू रहा। देखो 1947 वाला ये स्वतंत्रता अधिनियम था, बताएंगे तो लिखे, है ना। 1947 का जो ये स्वतंत्रता अधिनियम था ना, इसको तो कर दिया गया समाप्त, ठीक है। इसको क्या कर दिया गया, इसको कर दिया गया समाप्त, किसको, 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम को, और 1935 को भी कर दिया गया, है ना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था और 1935 का क्या था, भारतीय शासन अधिनियम, है ना। तो इसको भी समाप्त कर देते हैं, शासन अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम, ठीक है। ऐसा जैसे मैंने बोल दिया शासन अधिनियम, है ना, मतलब मैंने लिख दिया शासन अधिनियम और मैं बोल रही हूँ भारतीय शासन अधिनियम, तो आप पूरा लिख दो भारतीय शासन अधिनियम। ऐसा ना, अब मुझे मैंने पढ़ा हुआ तो मुझे पता है कि ये यहाँ पे भारतीय शासन अधिनियम आएगा, है ना, पर आपको हो सकता है पढ़ते तो आपको याद ना है, आपको समझना है कि वैसे तो चलिए जाहिर सी बात है भारत देश की बात हो रही है, सब कुछ भारत का ही होगा, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कि एक भी डाउट आपके पास रह जाए, है ना। एकदम क्लियर पढ़ो, एकदम क्लियर पढ़ो, ठीक है। पर हाँ, 2 चीजें तो खत्म कर दी गई, लेकिन तीसरी एक चीज थी ना, एबोलिशन ऑफ प्रिवी, एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल था। एबोलिश करना होता है ना, एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल, इसका मतलब तो तुम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके अपने आप ही समझ जाओ कि है क्या चीज। एबोलिश किसी चीज को समाप्त करना, खत्म करना, एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल। देखो स्वतंत्रता अधिनियम इसलिए समाप्त किया गया, स्वतंत्रता अधिनियम चल रहा था ना, हमें स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, उसके वो खत्म कर दिया, हम स्वतंत्र हो चुके हैं, हमारा संविधान बन चुका है, अपना लिया गया। 1935 शासन अधिनियम था, हमारा शासन हो, हमारा शासन हो, हमारा शासन हो, उसे भी समाप्त कर दिया। बढ़िया, भारत देश का शासन है, कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, अब कोई किसी का शासक नहीं रहेगा, है ना, कोई किसी का शोषण करेगा। अब एकदम क्लियर है कि क्या होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग सारी जनता पर कानून लागू होंगे, ठीक है। बट एबोलिशन, इसी को ए बना देते हैं, एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल, ये अभी भी लागू है, ठीक है। एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन था वैसे तो, ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1994 ऐसे करके था ना, लिख दो पूरा, ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन। सोच लो 5 मिनट का ब्रेक लेके मैं जाके ढूंढ के लाऊं मार्कर, एक्ट, ज्यूरिसडिक्शन एक्ट कब का था, 1949 में तो था, ये चालू रहेगा। इनका था जो प्रिवी काउंसिल्स थी ना, प्रिवी काउंसिल्स, उनको समाप्त करने की, जो भी एबोलिश करने की जो चल रहा था ना, वो अभी भी चलेगा, वो कंटिन्यू रहेगा। Is it clear? Is there any doubt? If any doubt, please ask me. Should I explain it again? Should I repeat it again? Is there any need to repeat? Any doubt? Any question? Okay, that's it. Let's start the new topic, कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति, है ना।
कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति। इसमें ना ऑफलाइन वालों को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर यहाँ पे क्लियरिटी नहीं रहेगी तो उनको दिक्कत हो सकती है ना। तुम लोगों को तो दिख रहा है, ऑनलाइन वालों को पता नहीं क्लियर हो रहा नहीं हो रहा, माफ कर देना। कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति है ना। जब संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहे थे ना, मतलब जब ये बनने की हो गई थी ना, संविधान सभा बनेगी, तो उसमें जो सदस्य आए थे वो ऐसे थोड़ी आए थे, उनका चुनाव किया गया था ना। तो 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी ने ना 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा के लिए तैयार जो भी चीजें थी, मसौदे तैयार करने थे या जो भी कानून बनाने थे, जो भी उसमें था ना, तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। भाई ऐसे तो हर कोई को कोई कर नहीं पाएगा ना कि आप कोई भी बना के रख लेगा। एक विशेषज्ञ समिति चाहिए थी जिसने महारत हासिल कर ली थी, और जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कानून में महारत हासिल कर ली थी तगड़ी वाली, है ना। तो इन्हें 18 जुलाई 1944 में एक समिति बनाने की सोची, जिसमें विशेषज्ञों को लेने की सोची, है ना, विशेषज्ञ समिति। ये कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति इसीलिए से कहा गया, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के किसने शुरुआत करी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने विशेषज्ञ समिति, ठीक है, 1946 में। किस लिए ये समिति किस लिए बनाई जा रही थी? संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहे थे उस समय, है ना। तो 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा के मसौदे तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ना। इसके सदस्य भी रहे होंगे कुछ ना कुछ। कौन कौन थे सदस्य थे, लिखवा दें आपको इसके सदस्य, विशेषज्ञ समिति के सदस्य कौन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तो नंबर 1 पे पहुंचे, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। ये मार्कर कितनी बार बेचारा बोल चुका है आज की क्लास में, चलाए जा रहे हैं, पता नहीं दिख कैसा रहा होगा, दिख भी रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, एम आसफ अली, है ना, आसफ अली। गदर वाला अशरफ अली था, ये आसफ अली है। के एम मुंशी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एम आसफ अली, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, एन गोपाल स्वामी अयंगर, केटी सेठ, जिसको आता है वो बोलता है, केटी सेठ, जिसने इसको पहले पढ़ा हुआ है इसको आता है, उसके सदस्यों के नाम बताता है। केटी सेठ, बी आर गडगिल, है ना, बी आर गडगिल, ठीक है। नेक्स्ट के संथानम, ठीक है। और हुमायूं कबीर नहीं वाले हुमायूं नहीं थे, दूसरे हुमायूं बेचारा मार करके जान निकल गई है, ठीक है, मुझे जाना ही पड़ेगा, क्लास ओवर करनी पड़ेगी, लग रहा है तो ब्रेक लेना पड़ेगा बीच में। हुमायूं कबीर, मैं मुंह से बोल देती हूँ, समझ जाना थोड़ा सा। हुमायूं कबीर, ठीक है। अब इसमें से कोई नाम कम तो नहीं है, 8 नाम थे टोटल, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे। वो कर दूं क्या नंबरिंग, मैं पहले लिख लेती हूँ फिर नंबरिंग करती हूँ उनकी, ठीक है। तो
अगर कम ज्यादा होते हैं फिर मैं सोचती हूँ कि कौन सा कम रह गया। 6, 7, 8 बड़ी समितियां भी थी, याद है, वो भी नंबर में 8 थी, है ना। बड़ी समितियां जो थी वो नंबर में 8 थी, छोटी समितियां 13 थी। ये वाला टॉपिक हो गया क्लियर। बाद में क्या हुआ था, सभापति ने एक प्रस्ताव दिया था जिसके थ्रू कृष्ण कृपलानी को भी समिति का ना सदस्य बनाया गया था। याद है तुम्हें ये बात। बाद में सभापति ने एक प्रस्ताव दिया था जिससे कृष्ण कृपलानी, लिख लेते हैं हम ये भी ना, सभापति के प्रस्ताव पर, सभापति के प्रस्ताव पर, मैं सोच रही हूँ क्लास ब्रेक ना हो पूरी, आज खत्म ही हो जाएगी। संविधान निर्माण का दूसरा चैप्टर है, ऑलमोस्ट खत्म भी है, 1-2 टॉपिक और बचे होंगे, 2-3। सभापति के प्रस्ताव पर क्या हुआ, लिख नहीं रहे हैं, यहाँ से लिख तो रहा होगा। कृपलानी जी को ऐड किया गया था ना, बस थोड़ा सा लिखना है, बस कृष्ण कृपलानी को लिख दो, यहीं पे कोई दिक्कत नहीं आ जाएगा। कृष्ण कृपलानी को सभा का सदस्य बनाया गया है ना, सदस्य लिख दो, बनाया। है ना क्लियर। सभापति के प्रस्ताव पर अगर पूछा जाए कि कृष्ण किसको बनाया गया था सदस्य, तो क्या हम बोलेंगे कि कृष्ण कृपलानी जी को बनाया गया था सभापति के प्रस्ताव पर, है ना। समिति के सदस्य एवं संयोजक के रूप में किसे बनाया गया था, इनको शामिल किया गया था ना, कृष्ण कृपलानी जी को। अब क्या था, समिति की 2 बैठक हुई थी, है ना। पहली बैठक 20 से 22 जुलाई में हुई थी, और कब हुई थी, 20 से 22 जुलाई 1946 को दिल्ली में हुई थी, याद है। देखो इस समिति की 2 बैठकें भी तो हुई थी, जो समिति बनी है जिसमें 8 जुलाई 1946 को विशेषज्ञ बनाए गए हैं, उसमें 8 सदस्य रखे गए हैं, जिसमें श्री कृष्ण कृपलानी जी को सभापति के कहने पर जोड़ा गया है। उसकी बैठकें भी तो हुई होंगी, लोगों का क्या काम अगर बैठकें ही नहीं होंगी तो। 2 बैठक हुई है इस समिति की, ठीक है, 2 बैठकें। अब थोड़ा सा परेशान ही हो जाऊं इस मार्कर के चक्कर में, यार क्लास ओवर करने का मन नहीं कर रहा अभी। 2 बैठकें हुई, एक तो नई दिल्ली में हुई थी, याद है, 20 से 22 जुलाई, है ना, 20 से 22 जुलाई 1946 को दिल्ली में हुई थी ना। 20 से 22 जुलाई कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी। इसको तुम पहली बैठक बोल सकते हो, बहुत क्लियर लिखना है तो पहली बैठक, है ना, कोई डाउट ही ना रह जाए कि जी 2 बैठकें हुई, जिसमें से पहली बैठक आपकी 20 से 22 जुलाई 1946 में हुई थी, 1946 को लिखा ही 1946 को हुई थी, ठीक है, दिख रहा है। पहली बैठक, दूसरी बैठक भी तो हुई थी 15 से 17 अगस्त को मुंबई में की गई थी, जो है ना, ये 2 दिन की थी, ये 3 दिन की, ये कितने की, 15 से, ये भी 2 दिन की थी, 15 से 17 अगस्त को हुई थी, है ना। ये जुलाई में हुई थी, अगस्त में हुई थी, दिल्ली में हुई थी, ये नई दिल्ली में हुई थी, और ये बंबई में हुई थी। दिल्ली मतलब नई दिल्ली था, ठीक है, मैं लिख ही देती हूँ, क्लियर है। कांग्रेस समिति की बैठकें कितनी बार हुई, 2 बार हुई, एक बार कहाँ हुई, नई दिल्ली में, दूसरी बार कहाँ हुई, मुंबई में भी पहली बार कब हुई, 20 से 22 जुलाई को हुई नई दिल्ली में, दूसरी बार हुई 15 से 17 अगस्त को हुई, जो कि कहाँ हुई, मुंबई में। ये क्या थी, 2 बैठकें थी, किसकी थी, कांग्रेस समिति की, कांग्रेस विशेषज्ञ समिति की बैठक, ठीक है। कुछ रह गया इसमें, अब इसमें सदस्यों ने क्या किया था, इसमें कई सारे प्रश्नों के ना संविधान के पहले संविधान के उद्देश्यों पर एक संकल्प पत्र के प्रारूप में, इसमें ना एक कुछ चर्चा की गई थी, एक ना संकल्प पत्र था, मतलब जो जिसमें कुछ लिखा जाए, ऑफिशियल एक तरह से बोल दो, उसमें कुछ ना टिप्पणियां लिखी गई थी जो किस किस से रिलेटेड थी। संविधान सभा में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं से रिलेटेड थी, विभिन्न समितियों की संविधान सभा द्वारा नियुक्ति के प्रश्नों से रिलेटेड थी, कि किसी की अगर नियुक्ति करते हैं तो उसकी क्या प्रोसीजर होगी, क्या एलिजिबिलिटी होगी, यही तो हुआ ना, नियुक्ति से रिलेटेड था कुछ चीज इसमें, जो क्या था,
प्रश्न संकल्प पत्र था, ऐसा बोल सकते हो, प्रश्न संकल्प पत्र, जिसने लिखा क्या था, है ना, एक प्रश्न जिसमें नियुक्ति से रिलेटेड चीज होगी कि किसी की नियुक्ति कैसे की जा सकती है, किसी से उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, उसमें क्या देखा जाएगा, इस बात को था, है ना, अपना संविधान सभा द्वारा नियुक्ति के प्रश्नों से रिलेटेड, है ना। और क्या था इसमें, संविधान सभा में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं, है ना, संविधान सभा में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं, मैं बोल रही हूँ उससे समझ जाओगे ना, इससे लिखा नहीं जाएगा ज्यादा। संविधान सभा में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं, नियुक्तियां, ये सब एक संकल्प पत्र पे एक तरह से मान लो कि लिखी गई थी, ठीक है, बताई गई थी। संविधान के निर्माण में ना इस समिति की भूमिका पर अमेरिकन संविधानविद ने कुछ बोला था, अमेरिकन संविधानविद ने ना कुछ बोला था, अमेरिकन संविधानविद यानी कि जो अमेरिका में संविधान में महारत रखते हैं ना, अब हम हिंदी का शब्द संविधानविद पढ़ा हुआ है मैंने, पर इतना लिखा हुआ नहीं कि सही से लिख भी पाओ अच्छे से, है ना, ठीक है। कौन थे अमेरिकन संविधानविद, इन्होंने ना कुछ बोला, इनका नाम भी लिखवा दें, ग्रैनविले ऑस्टिन। बोला क्या था, इन्होंने लिखा था इस तरह से, कौन थे, ग्रैनविले ऑस्टिन, ग्रैनविल ऑस्टिन। अगर पूरी पूरी लाइन उठानी हो तो मैं किताब लिया हूँ जाके, और क्या कहते हैं, एम लक्ष्मीकांत की बुक ले आती हूँ और उसी से सब कुछ बोल देती हूँ, एक एक लाइन वही लिख लेते हैं, बस सारी की सारी लाइनें लिखनी हो तो, है ना, हमें ये थोड़ी करना सारी की सारी लाइन लिखेंगे तो फिर बुक सामने रखी है ना, तो कितने पेजेस की वही पढ़ लेंगे, और एम लक्ष्मीकांत बुक्स तो भरी पड़ी है घर पे, ठीक है। तो इसलिए ऐसे अमेरिकन संविधान ग्रैनविल ऑस्टिन, इन्होंने ना कुछ लिखा था, किस पर, कांग्रेस की जो हमारी ये समिति थी ना, जो इसमें लिखा गया था संविधान में हमारे ना समिति की भूमिका, जो पूरी की पूरी संविधान निर्माण की भूमिका थी एक तरह से, उस पर इन्होंने लिखा था कि यह कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति थी जिसने वर्तमान संविधान की उपलब्धि तक भारत को पहुंचाया, ठीक है। अमेरिकन संविधानविद ग्रैनविल ऑस्टिन ने लिखा कि ये भारत की कांग्रेस समिति थी जिसने भारत के संविधान को इस उपलब्धि पर पहुंचा दिया। अब ये बिल्कुल नहीं लिखेगा मार्कर, मुझे लग रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बोला, कांग्रेस के लिए बोला था कि ये कांग्रेस समिति थी जिसने संविधान को हमारे, मतलब हमारे क्या, अपने भारत देश के कांग्रेस समिति थी जिसने संविधान को इस उपलब्धि, बेसिकली उन्होंने तारीफ करी संविधान को इस उपलब्धि तक ठीक है, समझ आ गया। चलो मैं इसको एक बार वो कर देती हूँ, है ना, मैं लिखेगा नहीं, ये क्लियर तो है वैसे सबको, या कुछ करना है, 2-3 टॉपिक और बचे हैं, बस पढ़ जाते तो फिर हो जाता। मेरे ख्याल में इस चैप्टर में कितने टॉपिक बचे होंगे, 2-3 टॉपिक बचे होंगे। संविधान सभा की आलोचना और पढ़ लेते हैं आज हम, तो ठीक हो जाता ना। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज संविधान सभा की आलोचना। देखिए, वैसे तो जनरली मैक्सिमम ऑफ टाइम क्या होता है कि कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसकी ना आलोचना ना हो की गई हो, मतलब जिसमें कोई खामियां ना हो, जिसमें कोई कमियां ना हो, जिसमें कोई गलतियां ना हो, ठीक है। जो हमारा संविधान बना उसकी भी कुछ आलोचनाएं की गई, कुछ कमियां निकाली गई, कुछ उसमें गलतियां बताई गई, तो वो क्या थी। वैसे तो संविधान बहुत अच्छा था, बहुत खुशी हुई हम लोगों को जब संविधान बना, है ना, बहुत मेहनत भी लगी, पैसा भी खर्च हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, संविधान की कुछ
आलोचनाएं की गई, वो संविधान में क्या आलोचनाएं की गई, किन आधारों पर आलोचनाएं की गई, अब ये हमारा टॉपिक है, ये पढ़ेंगे। क्या पहली आलोचना कितनी की है? प्रतिनिधि निकाय नहीं था, ठीक है। इसमें क्या बोला गया? संविधान की पहली आलोचना क्या थी? यह है प्रतिनिधि निकाय नहीं था, ठीक है। क्या था ये? प्रतिनिधि निकाय नहीं था। क्यों बोला लोगों ने ऐसा? आलोचकों ने बोला था कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं था, क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा व्यस्त मताधिकार पर नहीं किया गया था। क्या बोल दिया लोगों ने? यह प्रतिनिधि निकाय नहीं था क्योंकि इसमें जो सदस्यों का चुनाव हुआ था वो व्यस्त मताधिकार पर आधारित नहीं था, ठीक है। व्यस्त मताधिकार पर आधारित नहीं, है ना। पहली बात ये बोली, ये पहली कमी निकाले, आधारित। Am I able okay, so the next topic is यह प्रतिनिधि निकाय क्या था, ठीक है। नेक्स्ट था संप्रभुता का अभाव था। ये भी बोल दिया कि यह संप्रभुता का इसमें अभाव था। संप्रभुता का अभाव, संप्रभुता की कमी, है ना। ये तो बोला जाएगा इसको, अभाव मतलब कमी। विटामिन सी का अभाव यानी कि विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी रोग हो जाता है। वैसे ही संप्रभुता का अभाव बोल दिया इसमें। आलोचकों ने कहा कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं था क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ था, है ना। किस लिए? उनका कहना था कि ये ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव पर था, इसलिए ये संप्रभु निकाय नहीं था। उनके कहने का मतलब है कि ब्रिटिशर्स का भी इसमें हाथ था, ठीक है। ब्रिटिश के प्रस्ताव पर था, ऐसा कहा उन्होंने। आधारित मानो, आधारित ऐसा मानो, ठीक है। ब्रिटिशर्स, इसमें उनका कहने का मतलब था कि इसमें ब्रिटिशर्स ने जो बातें कही हैं वो भी शामिल की गई हैं। उनको ये बात सही नहीं लगी। उन्हें लगा कि संप्रभु तो हम तब होते ना जब सिर्फ भारत देश के लोग इसमें बात करते, भारत देशवासियों के ही विचार जाने जाते, पर उन्होंने बोला संप्रभु नहीं है, इसमें ब्रिटिशर्स के प्रस्ताव शामिल किए गए हैं, तो इस वजह से इसको संप्रभु नहीं माना गया। और ये भी कहा था कि संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार की इजाजत लेती थी। क्या बोला आलोचना में? कि ब्रिटिश सरकार की इजाजत लेती थी, है? इजाजत लेती थी। कब? जब वो बैठक करती थी ना संविधान सभा की, बैठकों से पहले, ठीक है। इज इट क्लियर? आई थिंक इट शुड बी वेरी क्लियर कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं था, यह संप्रभुता का निकाय नहीं था। इन्होंने बोला, फिर बोला कि यह समय की बर्बादी थी, ठीक है। आलोचना देख रहे हो संविधान की, जिस संविधान पे, जिस कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा देश चल रहा है उसकी भी आलोचना हुई है। जब तुम्हारी कभी आलोचना की जाए ना तो समझ लो कि हमारे संविधान की आलोचना कर दी गई, तो हम जैसे क्या चीज है ना। क्या बोला? समय की बर्बादी। इसी से आपको समझ आना चाहिए कि हर चीज की अगर तारीफ है ना तो हर चीज की बुराई भी हो सकती है। कैसे? आलोचकों के अनुसार क्या बोला गया कि संविधान सभा ने इसके निर्माण में जरूरत से कहीं ज्यादा समय दिया है। कैसे? अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने 4 महीने में ही अपना संविधान बना लिया था, है ना। इन्होंने कहा कि भाई ये संविधान, हमारा संविधान कितने दिन में बना? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, राइट। अब जिन लोगों ने ये बोला कि ये समय की बर्बादी है, उन्होंने बोला कि अमेरिका का संविधान तो संविधान तो 4 महीने में ही बन गया था। आपको पता है कि हमने
कितने देशों के संविधान को पढ़ के उन पर विचार विमर्श करके अपना संविधान बनाया था? ठीक है। अमेरिका का संविधान उन्होंने बोला कि ये तो भाई 4 महीने में बन गया था, तुमने इतना समय कैसे लगा दिया? निराजुद्दीन अहमद संविधान सभा के सदस्य ने इसके लिए अपनी अवमानना दर्शाने के लिए प्रारूप समिति हेतु एक नया नाम गढ़ा। उन्होंने इसे अपवहन समिति कहा। किसने कहा? निराजुद्दीन अहमद ने। एक है निराजुद्दीन अहमद, ठीक है, निराजुद्दीन अहमद। इन्होंने क्या कहा? इसे अपवहन समिति कहा। समझ गए? अपवहन समिति कहा। इसके बाद 2 टॉपिक्स और बचेंगे आपके ये वाली करने के बाद। आई थिंक फिर संविधान का चैप्टर खत्म हो जाएगा। मेरा मन है कि ये चैप्टर हम आज ही खत्म कर दें, ठीक है। निराजुद्दीन अहमद ने इसे अपवहन समिति कहा, ठीक है। प्रारूप समिति का इन्होंने नाम, मतलब इन्होंने एक कटाक्ष किया है ना, एक आलोचना के तहत जो प्रारूप समिति थी उसका नाम क्या कहा? उन्होंने अपवहन समिति कह दिया इस बात को, ठीक है। अगला बढ़े। कांग्रेस का प्रभुत्व बताया। चौथी आलोचना इसकी क्या हुई? इसे कांग्रेस का प्रभुत्व बता दिया गया, ठीक है। इन्होंने उनका मानना था कि जो कांग्रेसी है ना इसमें उनकी ही चल रही है खाली, ऐसा बोल दिया गया। ऐसा तो नहीं था, खैर, है ना। कांग्रेस सब कहीं के प्रतिनिधि चुनकर तो आए थे, ऐसा तो नहीं था कि बोल दिया भाई मैं भी चल रहा हूँ, मैं भी चल रहा हूँ, सब चल के आ गए। जब संविधान सभा की बैठक हुई थी, जो संविधान सभा में सदस्य होने थे उनका भी तो चुनाव हुआ था ना, मनोनीत हुए थे ना वो, तो उस हिसाब से तो इन्होंने क्या कहा, लोगों ने कि आरोप लगाया कि कांग्रेस का प्रभुत्व था इसमें, संविधान सभा में कांग्रेस का प्रभुत्व था। कैसे? उन्होंने कहा ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन ने टिप्पणी की कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, ठीक है। वो जो एक हमने पढ़ा भी था ना कि ब्रिटिश के थे वो कौन थे, ग्रेनविले, क्या नाम था उनका पूरा, भी तो पढ़ा था मैंने शायद पूरे में, ग्रेनविले ऑस्टिन थे, है ना, ग्रेनविले ऑस्टिन। उन्होंने ये कहा था ना कि संविधान सभा एक दलीय है, यानी कि यहाँ पे जो एक दल है, एक दल है कांग्रेस, है ना, और कांग्रेस ही भारत है, कांग्रेस ही भारत है। ये किसने कहा था? ग्रेनविले ऑस्टिन ने, ठीक है। किसने? ग्रेनविले ऑस्टिन ने, ठीक है। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा था कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, ठीक है। अगला, वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रतिनिधित्व। वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रतिनिधित्व। उन्होंने क्या बोला कि इसमें जो लोग हैं ना, ये सारे या तो वकील हैं, है ना, या तो राजनीतिज्ञ हैं। ये एक और कटाक्ष था, एक और आलोचना थी। उन्होंने कहा कि जो संविधान सभा है ये तो वकीलों और राजनीतिज्ञों से भरी पड़ी है, यानी कि इसमें सिर्फ वकीलों ने प्रतिनिधित्व किया है या फिर राजनीतिज्ञों ने प्रतिनिधित्व किया है। इसका मतलब था उनके कि इसमें आम लोगों का तो कोई रोल ही नहीं है। उनका कहने का मतलब यही था इस आलोचना का, ठीक है। कैसे? उन्होंने कहा कि संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोलबाला था। उन्होंने ये भी कहा कि समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला, है ना। मतलब उनका यही है ना सीधा सा कि यहाँ पे सिर्फ वकीलों की चली, यहाँ पे सिर्फ राजनीतिज्ञों की सुनी गई, यहाँ पे आम लोगों को बात नहीं रखी गई, आम लोगों को क्योंकि प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला। जो संविधान की भाषा है, ठीक है, वो थोड़ी सी कठिन है
संविधान की भाषा। तो इन लोगों ने क्या बोला कि जो संविधान की जटिल भाषा है ना, जटिल भाषा है, ये आलोचना है ना, वो किसका कारण है? वो इसका कारण है कि वहां पे राजनीतिज्ञ हैं और वकील हैं, सिर्फ है ना। वहां पे उनका कहने का मतलब है कि आम लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है, जो आम भाषा का प्रयोग होता है। यहाँ पे वकील और राजनीतिज्ञ थे, इसलिए संविधान की भाषा जो है वो इतनी जटिल है। ठीक है, ये एक आलोचना थी। दूसरी था हिंदुओं का प्रतिनिधित्व। छठी बात कह दी इन्होंने अब कि हिंदुओं का प्रतिनिधित्व। अब भाई हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कैसे खाइए? सबको तो बोला गया था कि आओ भैया इसमें शामिल हो। मुस्लिम लोगों ने जब पाकिस्तान लिया तो वहां चले गए वो लोग, है ना। पर जब जो कुछ मुस्लिम रह गए थे, कुछ रियासतें रह गई थी जो पाकिस्तान में नहीं गई थी, उन्होंने बाद में इसमें पार्टिसिपेट तो किया था। भी पढ़ा है ना हमने पिछले चैप्टर में कि जब पहले संविधान सभा में 389 सदस्य थे, फिर उसके बाद 299 बचे क्योंकि पाकिस्तान के जब बंटवारा हो गया तो कुछ लोग वहां चले गए थे, तो वहां जाने के बाद सदस्यों की संख्या कम हो गई थी। तो भाई ऐसा थोड़ी था कि इसमें हिंदू ही थे, मुस्लिम भी तो थे। मुस्लिम पाकिस्तान बंटने के बाद चले गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो देसी रियासतें थी जो स्वतंत्र रहना चाहती थी या जो मुस्लिम थे जो पाकिस्तान नहीं गए थे, वो भी तो संविधान सभा में प्रतिनिधित्व करने लग गए थे। तो हिंदुओं को प्रतिनिधित्व बोला गया। कैसे बोला गया? इसका आलोचकों ने कहा कि संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा। पहले इन्होंने ये बोल दिया ग्रेनविले ऑस्टिन ने जी कांग्रेस का इसमें बोलबाला है और कांग्रेसी भारत है। अब देखो इन्होंने क्या बोल दिया, लॉर्ड विस्काउंट ने बोला, डिस्काउंट नहीं विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कह दिया। किसने? लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट बन सकती है कि किसने किसको क्या कहा, है ना। ये याद करना बहुत जरूरी है। हिंदुओं का प्रतिनिधित्व बोला और उसमें लॉर्ड विस्काउंट, अभी तो विस्काउंट हो गए, लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कह दिया। ठीक है, इतना टॉपिक क्लियर है? Am I guys clear to you? Is there any question, any type of doubt? कुछ भी रह रहा हो जो समझ में नहीं आ रहा हो कहीं से कहते प्लीज आस्क मी। All clear? आपको फाइन। चलो अब कुछ आवश्यक तथ्य पढ़ लेते हैं, है ना। संविधान सभा के तहत क्या क्या चीजें हुई, कुछ आवश्यक तथ्य पढ़ते हैं। आवश्यक तथ्य, ठीक है। इसके बाद एक और टॉपिक बचेगा और फिर आपका संविधान निर्माण खत्म हो जाएगा। क्या हुआ? संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया। ठीक है, पहला तथ्य, हाथी को प्रतीक यानी कि मुहर बोल देते हैं हम लोग, मुहर लिखते हैं ना, मुहर के रूप में अपनाया, है ना। ठीक है, हाथी को प्रतीक के रूप में यानी कि मुहर के रूप में अपनाया। सीवीएन राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। सीवीएन को संवैधानिक सलाहकार के रूप में, है ना, कि अगर संविधान में से रिलेटेड हमें किसी चीज में कोई जरूरत पड़ती है तो उसमें संवैधानिक सलाहकार कौन होगा? जो किसी बात पे सलाह देगा कि ये गलत है, ये सही है, इसमें ऐसा किया जाना चाहिए, इसमें इसे ऐसे इम्प्रोवाइज किया जाना चाहिए, इसमें कुछ चीजें ऐड की जानी चाहिए, जो भी है जिस चीज की जरूरत है उस चीज को सबको बताना। ये सीवीएन संवैधानिक, इनको सीवीएन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक है। ठीक है, हाथी को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया, सीवीएन राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब एचसीआर अयंगर थे ना, वो संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। एचसी अयंगर
आयंगर आयंगर सुनाऊंगा ना, इनको क्या क्या संविधान सभा का सचिव बना दिया। सलाहकार अलग है, सचिव अलग है, ये याद रखना। सलाहकार किसको बनाया गया, सचिव किसको बनाया, ये दोनों अलग है, ठीक है। एल.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था, है ना, याद है। ये क्या है, ये सलाहकार है संविधान से रिलेटेड, ये क्या है, संविधान सभा के सचिव हैं। अब जो बनाए जाएंगे वो मुख्य प्रारूपकार सॉरी एल.एन. मुखर्जी संविधान के प्रमुख प्रारूप है ना, संविधान के मुख्य प्रारूपकार, ऐसे बोलेंगे इसको ना, प्रमुख प्रारूपकार नियुक्त किया जाएगा, यानी कि जो ड्राफ्ट करता है, जो बनाता है संविधान, है ना। प्रारूप करना तो ड्राफ्ट करना ही तो हुआ। एल.एन. मुखर्जी को संविधान का क्या कर देते हैं, इसको सेंटेंस ऐसे छोटे में थोड़ा सही बन जाएगा, है ना, ऐसा सही बन जाएगा। एल.एन. मुखर्जी को संविधान का प्रारूपकार यानी कि ड्राफ्टमैन, है ना, नियुक्त किया। सॉरी, किसको किया गया, एल.एन. मुखर्जी को। अब नेक्स्ट प्रेम बिहारी नारायण थे ना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक बने। नाम तो ज्यादा बड़ा नहीं, तो प्रेम बिहारी, कितने लोग हो गए, प्रेम बिहारी चला गया लग रहा, करवा चौथ के दिन लग रहा है किसी ने पटाखे चला दिए बाहर। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, है ना, ये क्या बने, सुलेखक बने, है ना, ठीक है। ड्राफ्टमैन कौन, ड्राफ्टमैन मतलब प्रारूपकार, सुलेखक मतलब कौन, जो पॉलीग्राफर हो, है ना, उनको क्या बोलेंगे, सुलेखक। ये क्या करते हैं, मूल संविधान एक प्रवाह में यानी कि इटैलिक शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। सुलेखक है ना, लिखते थे, तो इन्होंने क्या किया था, इटैलिक में, है ना, ठीक है। सुलेखक थे ना, इससे पता ही चल जाता है कि बहुत अच्छा लिखने की कला, है ना। मूल संविधान एक प्रवाह में यानी कि इटैलिक शैली में किसके द्वारा लिखा गया, इनके द्वारा, इटैलिक शैली, ठीक है। ये समझ जाओगे ना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा एक सुलेखक थे, संविधान के लिए सुलेखक, ठीक है, के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने संविधान इटैलिक शैली में, है ना, हस्तलिखित किया था, मूल संविधान के एक प्रवाह में शैली में, ठीक है, इटैलिक शैली, समझ लो, ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे। नेक्स्ट, मूल संस्करण की सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था, ठीक है, जिनमें नंदलाल बोस, बिहार राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। नंदलाल बोस, ठीक है, बिहारी लाल, इन्होंने क्या किया, जैसे जहां जहां आप सजावट देख रहे होगे संविधान जो लिखा हुआ है, नेक्स्ट ना, ठीक है, संविधान में जो लिखे हो ना, जो जहां पे कहीं पे सुंदर सुंदर डिजाइन बना हुआ है ना, जो सौंदर्य जिससे आपको लगे कि संविधान पढ़ा है, कभी संविधान पढ़ा है, बहुत मोटी किताब है भाई, दस्तावेज है, किताब कहना तो गलत होगा, संविधान दस्तावेज है हमारा, है ना, सबसे मजबूत, सबसे प्रखर, सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, हमारा संविधान सबसे बड़ा है ना, बाकी संविधानों से जितने भी संविधान। अब भाई जब हमने इतने देशों के संविधानों को पढ़ के विचार करके वहां से संविधानों की चीजें उठाई हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि बड़ा होगा। लिखित संविधान, सबसे कठोर संविधान, सबसे लचीला संविधान और सबसे बड़ा संविधान हमारा ही है ना। हम टॉपिक से भटक गए, क्या पढ़ रहे थे हम, हाँ, बिहार राम मनोहर सिन्हा, है ना, बिहार बिहारी को लिखा है, कहाँ डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, बिहार
शांति निकेतन के कलाकार थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो संविधान में हमारी थोड़ी सुंदरता को बढ़ाया है ना, वो इन दोनों ने मिलकर ही बढ़ाया था। ठीक है, नंदलाल बोस और बीवर राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, पूरा नाम लिख देती हूँ ना, कोई दिक्कत हो सकती है। राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, ये हो गई इनकी नियुक्तियां हो गई। 2-3 नियुक्तियां और बची होंगी मेरे ख्याल में, 8 नियुक्तियां थी शायद, कितनी हो गई, 6 हो गई शायद, ये कितनी हुई है। मूल संविधान को हिंदी में संस्करण किसने किया था? मूल संविधान का ये 8 हैं शायद, मेरे ख्याल में 8 ही, 1 2 3 4 5 6 और 7 चलती है ना। मूल संविधान को एक और याद करनी है मुझे, कौन सी है। हाँ, मूल संविधान को हिंदी में किसने किया था? जैसे मूल संविधान तो एक कठोर भाषा में लिखा हुआ है ना, जटिल भाषा में, तो हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया था? वसंत कृष्ण वैद्य, है ना, यही थे ना, वसंत कृष्ण वैद्य, है ना। क्या किया था? मूल संविधान को हिंदी संस्करण इन्होंने ही किया था। हिंदी संस्करण में जो लिखा था वो वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा लिखा गया था, लेकिन जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत एवं ज्यामितीय बनाया। ठीक है, उन्होंने लिख दिया जो संविधान था, संविधान की भाषा को प्रॉपर हिंदी में लिख दिया इन्होंने। हिंदी में लिखने के बाद इसको थोड़ा सा अलंकृत, अलंकृत मतलब समझते हो ना, सुंदर बनाना। किसने बनाया? नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस ने अलंकृत किया, सुंदर बनाया, अलंकृत किया, है ना। अलंकृत करना मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो किसी चीज की शोभा बढ़ा दे। अलंकार, अलंकार क्या होता है? पढ़ा है ना हमने, अलंकार होता है जो शब्दों की सुंदरता को बढ़ा दे, है ना। जैसे माना जाता है कि औरतों की सुंदरता ज्वेलरी वगैरह होती है, मेकअप वगैरह होती है, उनको क्या पहनने के बाद वो लोग और ज्यादा सुंदर लगने लग जाती हैं। औरतें जब ज्वेलरी पहनती हैं तो और ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो ठीक अलंकार शब्दों के गहने हैं, उनकी सुंदरता बढ़ाते हैं, शब्दों के, है ना, लिखी हुई चीजों की सुंदरता बढ़ाते हैं अलंकार, अलंकारों। तो जो अलंकृत किया गया ना, जो उसकी सुंदरता बढ़ाई गई, वो किसने किया? नंदलाल बोस ने। अब हमारा शायद एक और बचा है कि मूल प्रस्तावना प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा, लिख दूं? ठीक है ना। मूल प्रस्तावना को, मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी, यहाँ पे आया था ना नाम, नारायण रायजादा, वही है ये सीक्वेंस। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने मूल प्रस्तावना को हस्तांतरित एवं, इन्होंने क्या किया? हस्तलिखित, हस्तांतरित नहीं, हस्तलिखित। क्या था? रायजादा ना, रायजादा ने हस्तलिखित, समझ रहे हो, हाथों से लिखना, है ना, ये तो होता है हस्तलिखित। ये इसकी आखिरी विशेषता है। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हस्तलिखित किया था। ठीक है, और व्यूहर, क्या है ये नाम? व्यूहर, व्यूहर, व्यूहर मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितीय, सौंदर्यकृत और अलंकृत भी किया गया था। किसने किया भाई? ये नाम है जो ना, इन नाम गलत कर देती हूँ हमेशा। व्यूहर है, व्यूहर, मैंने वहां पे व्यूअर लिख दिया है ना, राम मनोहर सिन्हा। क्या किया इन्होंने? ज्यामितीय तरीके से, ज्यामितीय मतलब अलंकृत किया, सौंदर्य बढ़ाया, यही है इसका कहने का मतलब। अलंकृत किया, सौंदर्य बढ़ाया, समझे? इसमें क्या था? इसको मूल संविधान को जब हिंदी में लिखा गया था
तो क्या किया था, वसंत कृष्ण वैद ने लिखा था, लेकिन नंदलाल बोस ने अलंकृत किया था, ठीक है। और अब क्या हुआ, मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हस्तलिखित किया है और बी.यू. हरराम मनोहर सिन्हा जो है उसको ज्यामितीय रूप से सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, उसका अलंकरण कर रहे हैं, उसको सुंदर बना रहे हैं, जो उन्होंने हाथों से लिखा है उसको, ठीक है। आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो गया। फटाफट एक रिवीजन कर लें। आवश्यकता क्या, हाथी को यहाँ पर प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया। सीबी एंड संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए। एच.ए. संविधान सभा के सचिव बने। एल.एन. मुखर्जी को यहाँ पे प्ररूपकार नियुक्त किया गया, यानी कि ड्राफ्टमैन बनाया गया। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा क्या थे, सुलेखक थे, जिन्होंने इटली शैली का प्रयोग किया था। नंदलाल बोस, बी.यू. हरराम मनोहर सिन्हा जो शांति निकेतन के थे, कलाकार थे, इन्होंने यहाँ पे सुंदरता बढ़ाने के लिए जो किया था। मूल संविधान को हिंदी में लिया गया, वसंत कृष्ण वैद ने हिंदी में लिखा और नंदलाल बोस ने अलंकृत किया। इन्होंने क्या किया, सौंदर्यता बढ़ाने की जो डिजाइन वगैरह बनाए, उसके अंदर जो कलाकृतियां बनाई होगी वो बनाया, तो बेसिकली इन्होंने सौंदर्य को भी बढ़ाया, ठीक है। मूल प्रस्तावना का प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हस्तलिखित किया, फिर बी.यू. हरराम मनोहर सिन्हा ज्यामितीय और सौंदर्यीकरण को बढ़ाया, मतलब ज्यामितीय रूप से अलंकृत किया और सौंदर्यीकरण किया, ठीक है। एक चीज इनका, हाँ यहाँ नाम करेक्ट करना था, बी.यू. भूल गई थी, बी.यू. है, मैं हमेशा बी.यू. ऐसे करके बोल जाती हूँ, ठीक है। आई थिंक हो गया ये, है ना। क्लियर है, रिवीजन हो गई की मुझे लगता है जरूरत है, अभी रिवीजन हो गई, एक बार आप देख लेना, दिमाग में बैठ जाएगा। अब पढ़ते हैं संविधान का हिंदी पाठ, है ना। बाकी तो हमारे सारे टॉपिक्स खत्म हो गए, ये आखिरी टॉपिक है, इसके बाद आप समझ जा सकते हैं। संविधान का हिंदी पाठ, इसकी कैसे इंपॉर्टेंस होगी समझते हैं। क्या था, जो संविधान बनाना, तो जो संविधान में प्राधिकृत हिंदी पाठ थे जो लिखे हुए या उसमें बताए गए क्या, वो तो खैर एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि मतलब लिखी हुई है, हाँ, तो लिखी हुई मान सकते हो, है ना। उसका जो हिंदी था, हिंदी पाठ का, उसमें कोई प्रावधान नहीं था कि अगर हिंदी के लिए मतलब कोई भी कुछ ऐसा विशेष उसमें लिखा हुआ नहीं था। प्रावधान होता है ना कि हर चीज के लिए प्रावधान होता है। आप मर्डर करते हो तो आपको फांसी दी जाएगी, आप, है ना, आप ये करते हो तो आपको एप्रिसिएशन में कि भारत रत्न दिया जाएगा, ठीक है। पर हिंदी पाठ के लिए ना वहाँ पे कोई भी प्रावधान नहीं कर रखा था। तो क्या हुआ, बाद में 58वां जो संशोधन हुआ ना, 58 वो इसी रिगार्डिंग हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कर ही नहीं रखा है ना, हिंदी के रिगार्डिंग कुछ प्रावधान थे ही नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो क्या किया, एक अमेंडमेंट लाया गया जो कि 58th अमेंडमेंट था, वो लाया गया। उसमें क्या कहा गया था, इसके तहत पता है क्या हुआ, 1987 में लाया गया था अमेंडमेंट, है ना, 1987 में लाया गया था अमेंडमेंट, और हमारा संविधान बन गया था 1950 में, यानी कि कैसे 37 साल बाद आया संविधान संशोधन। और संशोधन में कहा क्या गया है, ये भाग 12 है ना, या भाग 22 था, है? भाग 22 में क्या किया गया, एक अमेंडमेंट के तहत एक अनुच्छेद जोड़ा गया। कौन सा, 394 का, इसको जोड़ा गया है, ठीक है। भाग 22 में 394 का ये क्या है, अनुच्छेद, ये अनुच्छेद जोड़ा गया है संशोधन करने के बाद, ठीक है। संविधान का हिंदी पाठ के लिए कोई प्रावधान नहीं था जो संविधान में, उसके लिए क्या किया, 58th अमेंडमेंट लाया गया। अमेंडमेंट कब लाया गया, 1987 में, भाग 22 में, ठीक है। बताया था ना संविधान के भाग होते हैं, संविधान के 22वें भाग में अनुच्छेद 394 अनुच्छेद की का, है ना, कई बार अनुच्छेद के का, खा, गा, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे भाग वो चलते हैं ना, जैसे कि 394 का ख, ग, घ, अंगा तक भी चले जाते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया, इसमें संविधान में 394 का जोड़ा गया। इस
अनुच्छेद में कुछ प्रावधान किए गए, क्योंकि पहले तो थे नहीं, तब कुछ प्रावधान किए जाएंगे। किससे रिलेटेड होंगे? हिंदी से ना। ये प्रावधान होंगे जो ये इंपॉर्टेंट होंगे। अब हम पढ़ेंगे कि ये प्रावधान एक्चुअली में है क्या। इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि संविधान का हिंदी में अनुवाद यदि इसमें किसी प्रकार का संशोधन की आवश्यकता होगी, हिंदी में अनुवाद, ठीक है, हिंदी में अनुवाद, हिंदी को लेके कोई यहाँ पे प्रावधान नहीं था, इसी रिगार्डिंग सारी बात हो रही थी। संविधान का हिंदी में अनुवाद यदि इसमें किसी प्रकार का संशोधन की आवश्यकता होगी तो केंद्रीय अधिनियम द्वारा हिंदी के लिए स्वीकार किए गए भाषाई रूप को की शब्दावली को ही अपनाया जाएगा। आप समझ गए? हिंदी शब्दावली को ही अपनाया जाएगा, हिंदी शब्दावली को ही अपनाया जाएगा। ठीक है, कुछ प्रावधान जो है उसमें जो एक प्रावधान था उसने कहा कि संविधान का हिंदी में अनुवाद यानी कि यदि इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होगी तो केंद्रीय अधिनियम द्वारा हिंदी के लिए स्वीकार किए गए भाषाई रूप एवं शब्दावली को ही अपनाया जाएगा। ठीक है, संविधान के सभी संशोधन प्रकाशन से पहले सम्मिलित किए जाएंगे। ठीक है, जो भी संशोधन किए जाएंगे वो जब प्रकाशित होंगे, वो प्रिंटेड होंगे, वो जब सबके सामने लाए जाएंगे उससे पहले ही कर लिए जाएंगे। ठीक है, संशोधन प्रकाशित होने से पहले ही। ठीक है, होने से पहले। आई बात समझ में? हिंदी में अनुवाद के लिए किया गया था कि हिंदी शब्दावली को ही अपनाया जाएगा। कब? और जब हो अगर ये अपनाया जाता है तो क्या होगा, संशोधन जो है पहले हो जाएंगे, इससे पहले वो प्रकाशित हो उससे पहले वो संशोधन कर दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान के प्रत्येक संशोधन को जो अंग्रेजी में हो हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। जो अगर संशोधन होते हैं भारत देश में, संविधान में संशोधन होते रहते हैं, तो जो अगर संशोधन होते हैं ना उनका हिंदी अनुवाद, हिंदी ट्रांसलेशन यानी कि आवश्यक है। ठीक है, हिंदी अनुवाद आवश्यक। कोई भी संशोधन अगर संविधान में होता है ना तो उसका हिंदी अनुवाद यानी कि हिंदी ट्रांसलेशन कंपलसरी होगा। ठीक है, और जो हिंदी पार्ट होंगे ना उसका भी सेम मतलब होगा जो इंग्लिश का होगा। ऐसा नहीं है कि हिंदी में उस बात को कुछ और कह दिया गया और इंग्लिश में कुछ और कह दिया गया। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही वो बातें समान होंगी, है ना। आप ऐसा नहीं कह सकते कि लैंग्वेज चेंज हो गई तो उन बातों का मतलब या अर्थ भी चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों ही बातें समान होंगी, दोनों ही लैंग्वेज में समान होंगी, चाहे जो भी बात कही गई होगी। अब क्या हो गया, दोनों उन्होंने बोल दिया कि भाई दोनों भाषा का हिंदी और कुछ भी चीज हो उसका दोनों भाषा में करना है, दोनों भाषा में प्रयोग करना है ना, दोनों भाषा में अनुवाद होना है। तो इससे क्या होगा, उनको अब लग गया कि भाई हिंदी प्रतिकृत प्रावधान आ गए हैं, यानी कि दोनों भाषा का अनुवाद हो गया। किया गया है ना, दोनों भाषा में अनुवाद किया गया। अब इससे इनको लग गया कि भाई हिंदी भाषा को प्रावधान, हिंदी पाठ का प्रावधान आ गया है ना। इसी बात पे सारी बात है ना, हिंदी पाठ का कोई प्रावधान नहीं था। क्लियर हो गई बात कि संविधान में हिंदी पाठ का कोई प्रावधान नहीं था। तो उन्होंने क्या 58th अमेंडमेंट लेके आया जो कि 1987 में लेके आया। उसमें भाग 22 में अनुच्छेद 394 में काम में जोड़ा गया जिसमें कुछ प्रावधान जोड़े गए जो हिंदी पाठ को लेके थे, हिंदी में, जिसमें क्या क्या कह दिया गया, हिंदी में अनुवाद यानी हिंदी शब्दावली का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई संशोधन होता है तो प्रकाशित होने से पहले वो संशोधन हिंदी में कर दिया जाएगा। दूसरा कहता है संशोधन हिंदी अनुवाद आवश्यक, मतलब बेसिकली हर चीज का यह था कि संविधान में हिंदी में होनी चाहिए चीजें। हिंदी और अंग्रेजी में दोनों ही बातों में अर्थ उनके समान होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इंग्लिश में कोई किसी को कोई और अर्थ समझ आ रहा है, जो हिंदी में उसी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े उसको कुछ और अर्थ समझ आए। जब दोनों भाषा में अनुवाद कर दिया गया तो लोगों ने मान लिया कि ठीक है अब हिंदी पाठ का भी प्रावधान होना
ठीक है, ये था लास्ट संविधान का निर्माण। आपका चैप्टर हो गया खत्म। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। Is there any question, any type of doubt, any issue, any problem regarding this chapter? संविधान का निर्माण इंडियन पॉलिटी का सेकंड चैप्टर, सेकंड क्लास खत्म होती है, ओवर। ओके, थैंक यू।